हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आशा शुक्ला द्वारा लिखी हुई कहानी पिंजरे में कैद हुई मोहब्बत। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि पूर्वी की शादी अभय प्रताप सिंह से हो जाती है, जो कि उससे उम्र में लगभग 25 साल बड़ा है। कीमती कपड़ों और जेवरों से लदी फदी पूर्वी जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर एक महिलाओं की मंडली उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ती है। उन महिलाओं ने काफी अच्छे कपड़े और ढेर सारों महंगे गहने पहन रखे थे। उन सब की अगुवाई एक वृद्ध महिला कर रही थी, जिनके बाल सफेद थे। उसके हाथों में आरती का थाल था। वो चौखट के पास ही रुक गई। बाकी महिलाएं पूर्वी को गाड़ी से उतार कर ले आईं। अभय प्रताप के बगल में धीरे धीरे चलती हुई पूर्वी चौखट के पास आई। चौखट के पास चावल और आम के पत्तों से भरा हुआ कलश रखा था। वृद्ध महिला बड़े ही मीठे स्वर में बोली, आओ बेटी, इस कलश को अपने दाहिने पैर से लुढ़का दो। ये इस बात का प्रतीक है कि लक्ष्मी ने घर में आते ही धन जन की वर्षा कर दी। उसके बाद आप अपना पाँव इस आलते से भरी थाली में रखिएगा। उसके बाद घर में प्रवेश कीजिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का सुचार और बढ़े। न जाने उस वृद्धा के वाणी में कैसा जादू था, जिसे सुनते ही पूर्वी के दिल में एक अजीब तरह की ठंडक महसूस हुई। पूर्वी ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सर झुकाकर कलश को लुढ़काया और घर में प्रवेश किया और फिर आलता की थाली में पैर रखे। धीरे धीरे वो घर के अंदर आने लगी, जिससे उसके पैरों के छाप उस महलों की जमीन पर छपने लगी। फिर सिलसिला शुरू हुआ कुल देवी और देवताओं की पूजा करने की। कई जगह पूजा पाठ करवाने के बाद थकी हुई पूर्वी को एक आलीशान और बड़े से कमरे में ले जाया गया, जो कि फूलों से चारों तरफ सजा हुआ था। इतना एहसास तो पूर्वी को हो ही गया था कि वो जिस घर में आई है वो एक आलीशान बंगला है और ये शहर है। दूसरी बात, पूरा घर भरा हुआ है। शायद मेहमान है या फिर घर में ही इतने लोग रहते हैं, इसका कोई पता नहीं, ना ही कोई अंदाजा है। ये भी अंदाजा लगा कि नौकर चाकर की संख्या काफी ज्यादा है। जितना लोग वहाँ बात कर रहे थे उससे ज्यादा ही यहाँ देखने को मिल रहा था। हर कदम पर नौकर और नौकरानी को बुलाए जा रहे थे। जिस कमरे में उसे बिठाया गया उस कमरे में भी लड़की और महिलाओं ने उसे घेर कर रखा था। हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। लड़कियां आड़ी तिरछी होकर पूर्वी को देखने का प्रयास कर रही थी। तभी उस कमरे में उस वृद्ध महिला ने फिर से प्रवेश किया और मीठी झड़की देती हुई सबसे बोली, चलो सब लोग निकलो यहाँ से, बहू को थोड़ा आराम करने दो। पूरे दिन भर की पूरी रात की जगी और भूखी प्यासी है, अभी थोड़ा आराम कर लेगी, उसके बाद बहू के मुंह दिखाई की रस्म होगी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में उनकी सबसे ज्यादा चलती है। तभी उसकी बातों को बिना चूत चपड़ किए सभी लोग तुरंत ही मान जाते थे। सभी औरतें और लड़कियां चुपचाप उस कमरे से बिना कुछ बोले निकल गई। इस बात से पूर्वी को काफी राहत मिली। सच में वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। एक तो वो रात भर की जागी प्यासी थी। भूख प्यास, चिंता और थकान से वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। वो मानसिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। सबके जाते ही थोड़ी देर में एक लड़की ने उस कमरे में प्रवेश किया। एक तस्तरी में मिठाई और पानी लेकर आई थी। पूर्वी ने मिठाई को तो नहीं छुआ, पर पानी को एक सांस में ही घटाघट पी गई। लड़की वहां से चली गई और जाते जाते कमरे का दरवाजा भी बंद कर गई। और फिर क्या था, पूर्वी एक बार जो लेटी उसे नींद ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर वो पता नहीं कब तक सोती रही। उसकी नींद नहीं खुली। उसकी नींद तब खुली जब उसे जगाया गया। उसने देखा कि वही लड़की जो पानी और मिठाई लेकर गई थी उसके सामने कपड़े लिए खड़ी है। ये लड़की उसी की हम उम्र थी। सामने खड़ी वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों को आश्चर्य से फैलाते हुए बोली, ओहो भाभी जी, अब तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब चलिए उठिए, दादी जी ने कहा है जल्दी से तैयार हो जाइए। इतनी देर बाद पहली बार पूर्वी का बोल फूटा था। उसने लड़की से पूछा, आप कौन हैं? मैं मोहिनी हूँ, उस लड़की ने जवाब दिया। मुझे आपकी देखभाल करने के लिए रखा गया है, उस लड़की ने कपड़ों को बेड पर रखते हुए कहा। फिर उसने बड़ी ही तत्परता से पूर्वी को ले जाकर स्नान घर दिखाया। जब तक पूर्वी नहा कर निकली तब तक उसने पूर्वी के लिए कपड़े तैयार करके रखे थे। तभी एक बार फिर से कमरे में वही वृद्ध स्त्री 2-3 लड़कियों के साथ दाखिल हुई। उसके हाथ में खाद्य सामग्रियों से भरी हुई थाली थी, जिसको उसने टेबल पर रख दिया। बेटी, अब कुछ खा लो, इसके बाद तुम्हें लगातार बैठना ही है, उस वृद्धा महिला ने बड़ी स्नेह से बोला। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पूर्वी ने मना कर दिया। इस पर उस वृद्धा ने मीठी सी झिड़की दी
कैसे नहीं खाएगी, मैं भी देखती हूँ। मुझे पता है तूने कल का ही खाया हुआ है। इतना कहकर उसे अपने पास बिठाकर उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। अब पूर्वी मना नहीं कर सकती। न जाने इस बूढ़ी महिला के हाथों में क्या जादू था, वो उसे मना नहीं कर पाती थी। उसे अपने सामने ही भरपेट खाना खिलाने के बाद वो वृद्ध महिला वहाँ से रवाना हो गई और उन दोनों से कहती गई, मोहिनी, नीचे जाकर माया को भी बुला लाना और ढंग से मेकअप करवाकर अच्छे ढंग से कपड़े पहनाकर बहू को नीचे हॉल में कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी, मोहिनी नम्र स्वर में बोली। इतनी भारी काम वाली साड़ी पूर्वी तो नहीं पहन सकी। मोहिनी ने साड़ी उसको ढंग से पहनाई। फिर वो जाकर दूसरी लड़की को भी अपने साथ ले आई जिसका नाम माया था। माया अपने साथ मेकअप बॉक्स लेकर आई थी। दोनों ने मिलकर पूर्वी का मेकअप किया। अब पहले से पूर्वी का शरीर थोड़ा हल्का लग रहा था और मन भी। वो आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। उसके मन में यही भावना थी कि जो भी होगा सो देखा जाएगा। उसने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम लगातार यहीं रहती हो? तो उन दोनों ने कहा, नहीं, हम अपने घर चले जाते हैं, बारी बारी से आते हैं। हमें इस समय आपकी ड्यूटी पर लगाया गया है। आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें ही बुलाइएगा, हम तैयार रहेंगे। ये जो यहाँ आई थी, ये कौन थी? पूर्वी ने पूछा। ये माँ जी हैं, आपकी सास, मालिक साहब की माँ। वैसे मालिक की पत्नी भी हैं, लेकिन इस वक्त वो कुक भवन में है, इसलिए सारी देख रेख माँ जी अपने आप कर रही हैं। लेकिन भाभी जी, किसी के सामने कहिएगा मत, न जाने मैं आपके सामने कैसे कह गई। मोहिनी ने कहा, नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पूर्वी ने कहा। पूर्वी को समझ में आ गया कि ठाकुर अभय प्रताप की पहली पत्नी इस शादी से नाखुश है, इसलिए वो नाराज होकर अपने कमरे में पड़ी हुई है। अब घर की मालकिन अभय प्रताप की माँ है, इसलिए उन्होंने सारा कार्यभार अपने ऊपर ले रखा है। वो चाहती है कि सब बड़े ही अच्छे ढंग से निपटे। आखिरकार हो भी क्यों ना, माँ जो ठहरी। अपने लड़के का सबसे ज़्यादा भला तो माँ ही चाहती है। माया और मोहिनी के साथ नीचे पूर्वी उतर कर गई तो नीचे हॉल और कमरा खचाखच भरा हुआ था। लेडीज संगीत का आयोजन था और मुंह दिखाई की रस्म भी थी। सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई और पूर्वी को एक के बाद एक कीमती उपहारों को मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो बहुत देर तक चलता रहा। जो भी पूर्वी को देखता तुरंत ही उसके मुंह से प्रशंसा के शब्द निकलते। वाह, क्या बहू लाई है, चांद का टुकड़ा, इतनी सुंदर है कि देखने से मन ही नहीं भरता। अरे हाँ, बस देखते का ही मन कर रहा है। रंग देखो कितना उजला है, छूने से भी मानो मैला हो जाएगा। कोई कह रहा था अप्सरा है अप्सरा। ऐसे ही वाक्य पूर्वी के कानों में पड़ रहे थे। मुंह दिखाई की रस्म के बाद लेडीज संगीत शुरू हुआ जो देर रात तक चला। इसी बीच माजी ने मुस्कुराते हुए कुछ महिलाओं को इशारा किया जो पूर्वी को उठाकर वहां से ले गई। बहू बहुत थक गई है, अब आराम करेगी। माँ जी की बात सुनकर माया और मोहिनी पूर्वी को जिस कमरे में लेकर आई उस कमरे की भव्य सजावट बहुत ही सुंदर थी। पूरा कमरा ही फूलों से सजा हुआ था और पूर्वी की सुहाग सेज फूलों से महक रही थी। पूर्वी को वहां बैठाकर दोनों बाहर चली गई और जब दोबारा से लौटी तो उनके हाथों में मिठाई की तस्तरी और 2 दूध के गिलास थे। दोनों वहां से ये कहते हुए चली गई कि दरवाजा बंद कर लीजिएगा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एक भी आहट होने पर सेज पर बैठी हुई दुल्हन का दिल धड़कने लगता है। पर यहाँ माजरा कुछ और ही था और पूर्वी कब से आंखें बंद करके मानो अपने आने वाले समय को आगे की तरफ ढकेल रही थी। लेकिन समय तो किसी का इंतजार नहीं करता है, वो तो आएगा और उसे आना ही था और वो आ भी गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गाड़ी की सुइयां आगे सरकती रही और पूर्वी अपनी सांस रोके आगे होने वाले समय के बारे में सोचती रही। समय बीतता रहा लेकिन कोई नहीं आया। पूर्वी अपने इष्ट देव से मनाती रही कि कोई ना आए और उसका यहाँ से पीछा छूट जाए। पूर्वी को आश्चर्य हुआ, ये कैसी खामोशी छाई है। ये खामोशी तो ऐसी लग रही थी जैसे मानो तूफान के आने के पहले की शांति हो। पीछे अजीब तरह का शोरगुल सुनाई देने लगा। पूर्वी ने जानने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो तो एक नई बहू थी, खुद तो पता लगाने जा नहीं सकती थी, पर उसे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। धीरे धीरे रात गुजरती गई और आखिरकार पूर्वी को नींद ने मात दे ही दी। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अभी ज़्यादा सवेरा नहीं हुआ था। वो किसी के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में मोहिनी आई और बोली, चलिए भाभी जी, नहा लीजिए। पूर्वी आशंकित स्वर में बोली, सब ठीक तो है ना? मोहिनी, कहाँ ठीक है, बड़ी भाभी जी ने कल रात में कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। बड़ी भाभी हमेशा से शादी के खिलाफ थी, पर माँ नहीं मानी। माँ चाहती थी कि उनका एक पोता हो। आखिरकार इतनी बड़ी संपत्ति है, उसका कोई वारिस तो होना चाहिए ना।
माधवी भाभी का तो मन ही नहीं था कि मालिक शादी करे, पर माँ जी नहीं मानी। माँ जी चाहती हैं कि उनका एक पोता हो। आखिरकार इतनी बड़ी संपत्ति है, उसकी कोई तो वारिस होना चाहिए ना। माँ जी के मन में बस यही है, किसी न किसी तरीके से वंश का नाम चलना चाहिए, नहीं तो उनका वंश का नाम ही खत्म हो जाएगा। मालिक का भी मन कुछ ज़्यादा नहीं था, पर वो अपनी माँ जी का कहना कभी नहीं टालते, इसलिए उनके कहने पर वो राजी हो गए थे, वरना वो तो माधवी भाभी को जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ पर बात माँ और बेबी के बीच आ गई थी, इसलिए माँ की जीत हुई, पर वो माधवी भाभी को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके पति का प्यार बांटने वाली सौतन भी आए। भाभी जी आपकी सुंदरता और उम्र को देखकर डर रही हैं, मोहिनी ने धीरे से कहा। उन्हें लग रहा है कि आपकी सुंदरता में डूबकर मालिक उन्हें बिल्कुल भूल जाएंगे। पर उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, पूर्वी ने असमंजस भरे स्वर में पूछा। अरे आपका फोटो आया था ना। मोहिनी ने एक बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठा दिया। हम सबने देखा था वो फोटो। पूर्वी का मन छटपटा उठा। उसे बस एक बार माधवी से मुलाकात हो जाए, फिर वो उसे बता देगी कि वो जिस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो उसे ही मुबारक हो। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं मजबूर थी इसलिए मैंने शादी की। मैं आपके पति को आपसे नहीं छीनूंगी। मालिक बदनामी के डर से उन्हें अस्पताल भी नहीं ले गए, घर पर ही फैमिली डॉक्टर आए थे। मोहिनी ने एक एक बात किसी खबरी की तरह पूर्वी को बता रही थी। पूर्वी ने घबराए हुए स्वर में पूछा, अब कैसी हैं वो? अब ठीक है। मालिक तो पूरी रात उनके दवाई और उनकी सेवा में उनके पास ही रहे। पूर्वी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अनजाने में ही सही, माधवी ने उसकी मदद ही की थी। पूर्वी नहा धोकर अपने कमरे में बैठ गई, तभी माया नाश्ता लेकर आई। अब पूर्वी ने उस घर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी। इस बंगले में कई कमरे बने हैं। 3 मंजिल के इस बड़े से भवन में न जाने कितने तो रिश्तेदार टिके हैं। बुआ जी और उनके बेटे तो यहीं पर अस्थायी ही रहते हैं, और न जाने कितने ही रिश्तेदार रहते हैं। कुछ तो इस ललक में है कि यहाँ नौकरी ही लग जाए। बुआ जी लाजवंती देवी और उनके बेटे विजय, वो तो इसी लालच में यहाँ पर बैठे हैं कि आगे चलकर इनकी संपत्ति इन्हें ही मिलेगी, क्योंकि इनका तो कोई वारिस है नहीं। जब इनकी कोई संतान नहीं है तो आगे चलकर ये संपत्ति किसको देंगे? अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के ही तो ना। इसलिए वो पहले से ही डेरा जमाए बैठे हैं। इतनी सब कुछ जानकारी देने के बाद माया ने कहा, भाभी जी आप मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत कहिएगा, नहीं तो इससे किसी का कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, लेकिन मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण इसी कमाई से होता है। कोई बात सुनने पर मालिक मुझे निकाल देंगे। मालिक बड़े ही गुस्सैल आदमी है, मेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। आपकी भोली भाली सूरत को देखकर मुझे तरस आता है। सब बताया। उर्वी ने उसे आश्वासन दिया, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसे ये जानकर हैरानी हुई, ये दुर्ग बाहर से देखने में जितना मजबूत है, अंदर से उतना ही खोखला है। इसमें न जाने कितने ही छिद्र है और ये कभी भी ढह सकता है। उसके मन पर से एक बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया था। उसे लग रहा था कि जैसे वो अब खुलकर सांस ले रही है। उसके मन में अपनी मुक्ति की एक आशा जगने लगी। ऐसा उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि पहले वो डर रही थी, न जाने कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे उसकी गुजर होगी। पर यहाँ तो सब खुद ही अपने अपने गमों में डूबे हैं। अब माधवी के रूप में उसे अपनी आज़ादी और मुक्ति का सूत्र नजर आने लगा था। उसे लगने लगा कि अब माधवी ही उसे इस चक्रव्यूह से निकाल सकती है। उसने सोचा माधवी से मिलना पड़ेगा, और माँ जी का व्यवहार तो बहुत अच्छा है, पर अभी से क्या कहा जा सकता है। अपने मतलब के लिए तो लोग गधों को भी अपना बाप बनाते हैं, और माँ जी को तो फिलहाल मुझसे अपने वंश का वारिस चाहिए। मेरे साथ उनका अच्छा व्यवहार कोई हैरानी नहीं है। मतलब निगल जाने के बाद तो लोग दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, जिस तरह से माधवी को निकाल कर फेंक दिया गया। अभी माँ जी उससे अपने वंश को आगे चलाने की उम्मीद कर रही है, इसलिए उस पर इतने प्यार लटाए जा रहे हैं। जिस दिन उन्हें मालूम होगा कि मुझसे उन्हें कोई लाभ नहीं, उस दिन उन्हें पलटने में कोई देरी नहीं होगी। इसलिए अभी किसी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात निश्चित है कि माधवी से बहुत कुछ पता भी चलेगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इतना सब कुछ मन ही मन सोचने विचारने के बाद पूर्वी ने माया से पूछा, माया ये तो बताओ माधवी दीदी का स्वभाव कैसा है? माया, माधवी दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो तो साक्षात देवी हैं। हम नौकरों के प्रति भी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। वो हम सबको अपने घर के सदस्य की तरह ही समझती हैं। पहली बार जब मैंने उन्हें मालकिन कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तुरंत ही कहा कि मुझे भाभी जी कहा करो। तब से मैं उन्हें भाभी जी कहती हूँ, उसी वजह से मैं आपसे भी कहने लगती हूँ। अच्छा, पूर्वी ने प्रभावित होते हुए कहा, और मालिक का व्यवहार? मालिक का व्यवहार माधवी दीदी के साथ कैसा है? मालिक तो उन्हें बहुत चाहते हैं, पर भाभी जी आप कुछ कहिएगा मत।
अब पूर्वी को हंसी आ गई क्योंकि माया और मोहिनी घर की चुगली करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और सब कुछ कहने के बाद कहती थी, बताइएगा मत। भाभी जी, हंसी की बात नहीं है, मालिक तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। माँ जी के बहुत ही दबाव में उन्होंने शादी की है। इस बात से पूर्वी को आंतरिक खुशी की अनुभव हुई। फिर उसने माया से कहा, माँ जी को मैंने अभी तक नहीं देखा, वो इस समय क्या कर रही होंगी? माया, पूरी रात तो वो जाग रही थी, भाभी जी के पास ही बैठी थी और अब नहा धोकर पूजा कर रही हैं। आपको तो उनसे मुलाकात 1 घंटे के बाद ही करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, और वो तुम्हारे मालिक? कहते कहते पूर्वी अचानक रुक गई। माया मुस्कुराने लगी। उसने सोचा कि पूर्वी शर्म के मारे नहीं पूछ पा रही है, जबकि पूर्वी के मन में खलबली मची हुई थी। कल तो राहत मिल गई थी, पर इस समय भूतनाथ कहाँ होगा? इससे वो चैन से बैठे, और अगर उसे पता चल जाए कि वो आने वाला है तो इससे निपटने के उपाय सोचे। अब तो भाभी जी आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, माया ने कहा। आपकी अब दिन भर उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। उनके दर्शन तो आप रात को ही कर सकेंगी। वो भी रात भर जागे हुए थे, लेकिन फिर भी आज ऑफिस चले गए हैं। ठीक है, कहकर पूर्वी नाश्ता करने लगी। अब दिन भर उसे कोई रोक टोक नहीं है। दिन भर वो अब आराम से रहेगी। इस बात से उसे बहुत ही तसल्ली मिली और वो नाश्ता उसे स्वादिष्ट लगने लगा। उसने पेट भरकर नाश्ता किया। नाश्ते के बीच बीच में वो माया से उसके घर के बारे में पूछ रही थी। माया को उसका इस तरह से बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब पूर्वी ने नाश्ता खत्म कर लिया तो सारा बर्तन लेकर माया वहाँ से चली गई। पूर्वी आराम से लेट गई और अपने आने वाले जीवन की रूपरेखा बनाने लगी। अब उसे क्या करना होगा? असल में पूर्वी उस स्थिति में आ चुकी थी। अब उसे करो या मरो वाले हाल में था। करो या मरो वाले हाल में हो गई थी। जब मनुष्य जान लेता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे अपने ही तौर तरीकों से और अपने हिसाब से चलना है, न तो मेरे आगे कोई जिम्मेदारी है और न ही मेरे पीछे कोई रोने वाला है। इस हाल में पूर्वी अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रही थी और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। वो तो यहाँ तक सोचे बैठी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी दे देगी। ये काम तो कभी भी किया जा सकता है, पर किसी की भी जाति नहीं सहेगी। जब हद की स्थिति टूट जाती है तब ये समय आता है। तब उस मनुष्य को किसी भी बात से कोई डर नहीं रहता है कि आगे क्या होगा। वो मनुष्य खतरनाक हो जाता है। उस वक्त वो संसार का सबसे साहसी और निडर व्यक्ति होता है। वही हाल इस समय पूर्वी को था। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। इस छोटी सी उम्र में उसके मन में जो आघात लगा, उसके मन ने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी थी। उसका दिल अपने माँ की तरफ से हट चुका था। माना कि उसकी माँ अपनी जगह पर सही है, पर क्या संतान के मन की बात को माँ के लिए समझना भी दुष्कर है? अपनी जिम्मेदारी अपने संतान के ऊपर थोपना ही उनका फर्ज होता है। उनकी बातों को समझना उनका फर्ज नहीं होता है। और पिताजी, उनसे वो क्या ही उम्मीद करे? वो बिल्कुल अपने पत्नी के कहने में ही रहते हैं। वो जो भी कह दे वही सही है। उनसे अलग हटकर तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर पूर्वी के लिए उसके मन में क्या अस्तित्व होगा? यहाँ से वो अब खुद को परिपक्व मान रही थी। अब आगे उसका भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बस अपने को समय के सहारे छोड़कर वो आंखें बंद किए चुपचाप पड़ी थी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। पूर्वी झट से उठकर बैठ गई। उसने देखा कि माँ जी आ रही थी। पूर्वी ने बेड से उतरकर सिर पर पल्ला डालकर माँ जी के चरण स्पर्श किए। माँ जी तो गदगद हो गई। एक सास को और क्या चाहिए? उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। मंत्रमुग्ध होते हुए बोली, वो साक्षात लक्ष्मी है। नाश्ता कर लिया बेटा? अच्छी और लाजवंती बहू की तरह पूर्वी ने सर झुकाई हाँ में जवाब दिया। ठीक है, फिर चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा बंगला दिखाती हूँ। तुम भी पहचान लो, हर चीज़ को देख समझ लो। अब तुम्हें पूरे घर की देखभाल करनी है। तुम ही घर की करता धरता हो। जी माँ जी। माँ जी पूर्वी को साथ लेकर चल दी, साथ में माया और मोहिनी भी। माँ जी ने पूर्वी को ऊपरी मंजिल के, बीच की मंजिल के और निचले मंजिल के खास खास कमरे दिखाए। लाजो बुआ से मिलवाया और फिर उसको लेकर माधवी के कमरे में आई और फिर बोली, ये तुम्हारी दीदी है, हमारी बड़ी बहू। किसी समय बगीचा घूम लेना, माया, मोहिनी और माधवी के साथ ही जाना। अभी मैं जा रही हूँ, दोबारा तुम्हारा परिचय सभी नौकरों से करवा दूंगी। अभी इतना काफ़ी है, रसोई का प्रबंध भी कराना है, सबको बताऊंगी कि क्या बनाना है। इतना कहकर उन्होंने माधवी की तरफ कटाक्ष भरी नज़रों से देखा और कहा कि यहाँ देखने वाला कोई तो है नहीं, सब मेरी जान पर पड़े हैं। कल को मैं नहीं रहूँगी तो पता नहीं कौन करेगा ये सब। कहकर वो चली गई। जो पूर्वी चाहती थी वही हुआ। वो उसके बेड के पास गई। माधवी दीवार की तरफ मुंह किए हुए लेटी हुई थी। हमने आए तो बातचीत भी किया, और जो आउट हुई क्या इन्होंने सुना नहीं? या तो ये नाराज होकर मुंह फेरे हुए लेटी है या फिर सो रही हैं।
उसने माधवी के पास जाकर माधवी के पैरों को छुआ। माधवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर पूर्वी ने पुकारा, दीदी। तब भी माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पूर्वी ने माधवी के कंधों को पकड़कर थोड़ा सा हिलाया। अपनी तरफ उसका मुंह करना चाहा तो माधवी तड़प उठी और चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। पूर्वी डरकर पीछे हट गई। सुना नहीं तुमने? मैं कह रही हूँ निकल जाओ मेरे कमरे से। अब यहाँ क्या करने आई हो? मेरा मजाक उड़ाने आई हो या बदनसीबी पर हंसने आई हो? जाओ यहाँ से, पूरा राजपाट संभालो और सारा कामकाज देखो। यहाँ क्या रखा है मेरे पास? पूर्वी माधवी की बातों को खड़ी खड़ी सुन रही थी। माधवी की एक एक बात उसके सिर पर गोले की तरह बरस रही थी। बात उसके सिर पर गोले की तरह बरस रही थी। गोले की तरह बरस रही थी। पर गोले की तरह बरस रही थी। सिर पर गोले की तरह बरस रही थी। माधवी की एक एक बात उसके सिर पर गोले की तरह बरस रही थी।